अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नज़ीन, प्रोग्राम में अपने बात करते हैं मुख्तलिफ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर, और हमारी कोशिश ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक आम आदमी के मसाइल हैं उसको उजागर किया जाए, और इसी हवाले से बहुत सारे पैगामात हम तक पहुँचते हैं। हमारी कोशिश होती है ऐसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाए जो अमूमन जिनके ऊपर टेलीविज़न प्रोग्राम्स में बात नहीं होती, और अभी तक हमारी कोशिश यही रही कि जो सतही मामलात और मसाइल हैं इस पे ज़्यादा बात करें, क्योंकि एक आम आदमी का सबसे बड़ा मसला भी पीने का साफ़ पानी, सड़कों का ना होना, बदतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, यही तमाम मामलात हैं। तो इन मामलात पर हमारी अक्सर बेशतर गुफ्तगू होती है। इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। बाकायदा हमारा डेडिकेटेड सेगमेंट्स हैं जिसमें आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू होती है, और इस हवाले से भी बहुत सारे डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं अक्सर बेशतर, जिनको हम यहाँ पर ज़हमत देते हैं और उनसे फिर गुफ्तगू की जाती है। तो सिलसिला इंशाल्लाह आज भी जारी रहेगा। मुख्तलिफ सेगमेंट्स में इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू की जाएगी एक बड़े अहम मामले और मौजू पर। फिजियोथेरेपी का बारे में आपने यकीनन सुन रखा होगा। ये क्या चीज़ है, ये किस किस्म की ट्रीटमेंट है, और इससे कौन लोग हैं जो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब समझने की बात यह है कि हमारे यहाँ वैसे लोगों में क्योंकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, और एक जो जनरल फिजिशियन होता है अमूमन उसी के पास जाके मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करवाना और उनसे राय लेना हम बेहतर समझते हैं। बहरहाल एक बड़ी तवील बहस है, इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर मौका मिलेगा तो बहस करेंगे आज के दिन की मुनासबत से, क्योंकि आज पूरी दुनिया में फ़िज़ियोथेरेपी का दिन मनाया जाता है। इसी हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान डॉक्टर हुनैन ज़की फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुनैन प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर ये बताइए ज़रा कि ये फ़िज़ियोथेरेपी का जो डे है इसको मनाने का क्या मकसद है, और मैं चाहूँगा इसके साथ साथ ये जो फ़िज़ियोथेरेपी की अहमियत है, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन से ही सारी बीमारियों का इलाज करवाना एक आम जो है वो रिवाज है, तो क्या इसकी अहमियत है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। जी, सबसे पहले तो ये कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उससे मुतालिक मालूमात पहुँच सके कि फिजियोथेरेपी क्या है। जो एक आम पैटर्न था पहले कि पहले सबसे पहले बीमारी हुई, जैसे कोई जॉइंट्स पेन भी है तो जनरल फिजिशियन के पास जाना और फिर मेडिसिन लेके क्योर कर लेना। लेकिन फिजियोथेरेपी के अंदर अगर हम देखें तो विदाउट मेडिकेशन ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, राइट, और ट्रीटमेंट जो होगा वो एक्सरसाइज बेस्ड होता है। ठीक है, और हमारे यहाँ मुसलसल जिस तरह से एक एनवायरनमेंट चल रहा है, मोबाइल फ़ोन का यूजेज है और जो आईटी इंडस्ट्री है उसके अंदर मुसलसल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, लॉन्ग सिटिंग की वजह से उनके पोस्टर एबनॉर्मेलिटी आ रही है, तो उसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और उससे रिलेटेड अवेयरनेस उन सब तक पहुँचाना जो लोग इससे अवेयर नहीं है। जैसे फ्रीलांसर्स हैं, 18 घंटे 16 घंटे बैठ के कंटिन्यूस एक पोजीशन में काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर सर्वाइकल पेन और लो बैक पेन का बढ़ जाना बहुत कॉमन हो गया है। बिल्कुल ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम है, तो इस वजह से इसकी अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो शिकार हो रहे हैं लोअर बैक पेन के और सर्वाइकल के, उनमें से बड़ी तादाद उन नौजवानों की है जो फ्रीलांसर हैं, जो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं या कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो एक ही पोस्चर में बैठ के ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, कहीं कहीं 12-14 और कहीं कहीं 16 घंटे भी वो काम करते हैं, तो उसका ज़्यादा शिकार हो रहा है। तो ये क्या तरीका इलाज इख्तियार किया जाता है, कैसे इसको क्योर किया जाता है, और क्या बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, और साथ ही ये कि अपने लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये जो बहुत देर तक बैठे रहना है इसको कैसे ओवरकम किया जाए, क्या क्या होना चाहिए
लाइफस्टाइल के अंदर चीज़ों को शामिल, ये मैं चाहूँगा ज़रा इसको। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कम करना पड़ेगा, है। अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी इंक्रीज होंगी तो हमारी एबनॉर्मेलिटीज़ यानी कि प्रॉब्लम्स जो हमारी बॉडी में आ रही हैं वो एक साइड लाइन होना शुरू हो जाएंगी। हमारी अब वॉक करने का निज़ाम जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और जो हमारी प्लेइंग स्पोर्ट्स थे, कुछ स्पोर्ट्स जिनके साथ जो एक्टिविटीज में शामिल थे वो बिल्कुल खत्म हो गए। तो ये सब चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी से आउट होती जा रही हैं और इसका डिजिटल यूसेज मुसलसल बढ़ता जा रहा है। तो इन चीजों को साइडलाइन करना बहुत जरूरी है। और सेकेंडली ये कि आपने अपनी लाइफस्टाइल के अंदर एक्सरसाइज को ऐड करना है। बिल्कुल ठीक है, एक्सरसाइज को ऐड कर लें। एक्सरसाइज को ऐड करेंगे तो उससे जो है हमारी जो इंजरीज हैं, फ्यूचर इंजरीज, उसको हम प्रिवेंट कर सकेंगे। जैसे कि हमारी प्रॉब्लम सबसे पहले आ रही है कि अगर फॉर एग्जांपल प्रोलॉन्ग सिटिंग है लेकिन उसके अंदर बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं हो रही, तो जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। जॉइंट्स के स्टिफनेस की वजह से उसकी ब्लड सर्कुलेशन भी डिक्रीज होती है। ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज होती है तो एक हर पोस्टल एबनॉर्मेलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एशियंस में मैं गौर कर रहा हूँ, अगर हम एशियंस की बात करें तो उन सबके जो पोस्टर्स हैं उनकी नेक फॉरवर्डेड होगी, इस तरह से नेक थोड़ी सी बाहर की साइड में निकली होगी और शोल्डर जो है वो डाउनवर्ड आ रहे होंगे। तो जिम लाइक एक्टिविटीज तो है नहीं, क्योंकि अब फाइनेंशियल इश्यूज और बहुत सारे मसाइल की वजह से बिल्कुल अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। तो इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो लॉन्ग बैठे हैं तो 45 मिनट्स के बाद आफ्टर एवरी 45 मिनट्स उनको खड़े होकर एक राउंड लगाना है, ताकि उनकी ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी इंप्रूव हो और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उनके रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, वो भी इससे डिक्लेयर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर हुनैन, ये फरमाइए कि ये बैठने के लिए जो पोस्चर का इस्तेमाल हो वो क्या पोस्चर सही है, और कुछ बैक केयर के लिए कुछ नीचे जो सिटिंग जिस जगह पर होती है वहाँ पर भी कुछ कुशन्स और वो इस्तेमाल करते हैं, क्या ये काफ़ी हो सकता है? इससे क्या पोस्चर मेंटेन जा सकता है? ये ज़रा फरमाइएगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये काफ़ी है, अगर ये इसको फॉलो कर रहे हैं इस प्रोटोकॉल को, तो उनका ख्याल ये है कि इससे दर्द नहीं आएगा। किस हद तक सही है? देखें, ये बात उनकी 50% सही है। ठीक है कि अगर वो पिलोस का इस्तेमाल करेंगे, कुशन्स का इस्तेमाल करेंगे, पोस्चर को वो नॉर्मल रखेंगे, तो उससे उनको पेन इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अब एक कंडीशन ये है कि हमारी बॉडी के मसल्स स्टिफ हो रहे हैं, क्योंकि स्टिफनेस को, स्पाज्म को तो रिलीज नहीं कर सकते कोई भी कुशन। हमारी बॉडी को रिलैक्स करा जा सकता है, लेकिन उसको क्योर नहीं किया जा सकता इन सब चीजों से। तो 50% तक बात सही है कि वो कुशन्स का और तकियों का इस्तेमाल करें, पिलोस का इस्तेमाल करें, और उसके बाद फिर ये भी है कि फिजिकल एक्टिविटी की तरफ वापस आना पड़ेगा। नहीं तो फ्यूचर रिलेटेड जो इंजरीज नजर आ रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लो बैक पेन और सर्वाइकल ही जो आईटी, अब फ्यूचर ग्रूमिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें आईटी इंडस्ट्री है। आईटी के अंदर जो है वो मुसलसल सिर्फ सिटिंग का ही काम है, जबकि बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो उस एक्टिविटी को हमने आईटी इंडस्ट्री के अंदर हमने किसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी को डलवाना होगा। जैसे कि जापान की एक वो थी इंडस्ट्री की एक वीडियो आई थी जिसमें लैपटॉप पे काम करते वक्त नीचे साइकिल लगी हुई थी, तो साइकिल चलाते रहेंगे तो बैटरी जो है वो लैपटॉप की चार्ज होती रहेगी। तो एक फिजिकल एक्टिविटी है उनके हिसाब से। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई भी काम नहीं हो रहा है, और जो जितना भी काम हो रहा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो सारे ऑलमोस्ट रात में काम कर रहे होते हैं, नाइट जॉब्स कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो इंजरीज हैं वो और अल्टीमेटली बढ़ना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देर रात तक काम करना, ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। अब एक शिकायत मैंने देखा है लोग अक्सर करते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन, कि उनको जो सर्वाइकल का एरिया है या जो ये नेक वाला एरिया है या ट्रेपेजियस वाला जो पार्ट है बहुत ज़्यादा स्टिफ होना शुरू हो जाता है, और स्टिफनेस आती है उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। मैं चाहूँगा ज़रा आप बेहतर तौर पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ जगह ये समझा जाता है कि विटामिन डिफिशेंसी बॉडी के अंदर हो रही है, इन सम एक्सटेंट शायद उस वजह से हो रहा है। एक्चुअली क्या इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है बताएं। असल में अगर हम इन स्टार्ट देखें, विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो होती ही है, ठीक है, उसको हमने क्योर कराई नहीं। उसकी अगर हम कहें कि टेस्टिंग करवा लें तो कहते हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल एक लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि हम टेस्ट नहीं करवाएंगे, आप बस वैसे ही ठीक कराते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज ये है, हम लोग किस हद तक डिफिशिएंट हैं, मैं चाहूंगा जरा ये भी बता दें, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद उनकी बॉडी नॉर्मली रिएक्ट कर रही है तो उनके पास किसी किस्म की डेफिशिएंसी नहीं है। कुछ सिम्टम्स भी साथ बताएं कि क्या आ रहे होते हैं जिससे पता ये चलता है कि एक्चुअली
विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है? देखिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए जो हमें सबसे ज्यादा चीज नजर आ रही होती है ना, वो होती है मॉर्निंग स्टिफनेस। राइट। ठीक है, जब सुबह उठते हैं तो जोड़ों में दर्द होना। ठीक है। इसके अलावा हर काम में थकावट महसूस करना, सुस्ती महसूस करना, किसी काम की हिम्मत करना चाह रहे होंगे तो वो काम कर नहीं पाएंगे कि अच्छा थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ी देर में उठ के आगे बढ़ेंगे, तो वो काम हो नहीं पा रहा होगा। ठीक है, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है जो मोस्ट कॉमन होती है। अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं सर्वाइकल पेन की, तो मोबाइल फोन का जो यूसेज है फीमेल्स के अंदर वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अगर हम सोशल मीडिया को देखें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस हैं, इनके अंदर जो एक नया रील सिस्टम आया है वो कंटिन्यूअसली आप उसको स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, उसमें आपको पता नहीं चलता कि घंटा गुजर गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। तो इस चीज को साइडलाइन करना कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो, और मोबाइल फोन के इस्तेमाल के बाद मॉर्निंग जो है ना स्ट्रेचिंग्स होती हैं कुछ, उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए कि मॉर्निंग सुबह में उठ के अपनी नेक को थोड़ा सा स्ट्रेच करें, अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो उससे ये इशू जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि सर्वाइकल पेन का जो फीमेल्स का इशू है वो थोड़ा सा रिलीज हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। चले, ये एक बड़े काम की बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि इसको फॉलो करें, और ख़ास तौर पे जो मॉर्निंग स्ट्रेचिंग होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रेचेस क्या काम करते हैं, किस हद तक इफ़ेक्टिव होते हैं, ख़ास तौर पे जो मस्कुलर जिनको इश्यूज़ होते हैं, कहीं पे कुछ ऐसा अनयूजुअल पेन होता है जो नहीं अंदाज़ा हो रहा होता कि कुछ लोगों के साथ है स्कैपुला के अंदर कभी उनके कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो पीछे क्योंकि नज़र नहीं आता तो उस वजह से बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि जो दर्द है या पेन है वो ऐसा महसूस होता है कि ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या इसके बारे में कहेंगे, क्योंकि बहुत ट्रिकी एरियाज़ होते हैं और ख़ासतौर पे बैक का प्रॉब्लम ही होता है कि वो आपको नज़र नहीं आता कि एक्चुअली कौन सा हिस्सा है, तो ये मैं चाहूँगा ज़रा एक्सप्लेन करें। बैक से पहले अगर मैं आपकी तवज्जो एक इतने कॉमन मसले की तरफ लेके जाऊं जिसका नाम फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर को जो है लोग इसको कंसीडर नहीं करते कि शोल्डर पेन है, कहते हैं थोड़े टाइम में चला जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर जो है वो इतना ट्रिकी हो जाता है बाय द टाइम, क्योंकि इसको क्योर होने में 2 साल तकरीबन लग जाते हैं, और हाथ आपका ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल पैरालाइज हो गया। वजह यह है कि जब फ्रोजन शोल्डर होगा तो जैसे आप सो रहे होंगे तो वो कंप्रेशन आएगी नर्व के ऊपर, वो आपको सोने भी नहीं देगा, और आपको दिन भर में कोई काम कर रहे होंगे कहीं पे हाथ टकराएगा तो आपको पेन बहुत शदीद होना शुरू हो जाएगा। फ्रोजन शोल्डर जो है उसकी अगर उस वजह देखें ना, फ्रोजन शोल्डर क्यों हो रहा है कि हमारी ओवरहेड एक्टिविटी ना होने की वजह से फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, और मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में होता है क्योंकि हर चीज जो है ना उनके हाथ रीच में होती है। अब अगर बियॉन्ड द रीच कोई चीज होगी तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। ठीक है। हमारी बॉडी का फिनोमिना है यूज इट और लूज इट। ठीक है। अगर आप उसको यूज करेंगे तो वो चलता रहेगा, यूज नहीं करेंगे तो वो लूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इस फिनोमिना के तहत हमारे जो शोल्डर के मसल्स हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बियॉन्ड द हेड कोई एक्टिविटी है नहीं, ओवर हेड एक्टिविटीज को इतनी ज्यादा करते नहीं है। तो इस वजह से फ्रोजन शोल्डर कंटिन्यूअसली मुसलसल बढ़ रहा है। फ्रोजन शोल्डर की अवेयरनेस इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि डायबिटीज के साथ 48%, टाइप 1 डायबिटीज के साथ 48% फ्रोजन शोल्डर होता है, और 49.5% है टाइप 2 डायबिटीज के साथ, यानी कि जिनको डायबिटीज है उनको फ्रोजन शोल्डर होगा ही होगा। तो जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए एक बहुत जरूरी है कि वो रेगुलर स्ट्रेचिंग से ऊपर जरूर ध्यान दें, अपनी बॉडी को बिल्कुल लीन ना समझे। अगर आप इंसुलिन पे हैं या फिर आप मेडिसिन पे हैं, तब भी आपने अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए स्ट्रेचिंग करनी बहुत जरूरी है। और जहां तक बात थी बिहाइंड द एरिया की, अपर बैक की जब हम बात कर रहे थे, तो अपर बैक में होता यह है कि बिल्कुल ट्रिगर हो जाते हैं, और उसकी वजह भी यही होती है इमोबिलिटी, अपने आप को मोबिलाइज ना करना, इमोबिलिटी की तरफ अपने आप को रखना। वर्किंग पोस्चर्स फॉर मोर देन 2 आवर्स विल कॉज पेन एट योर बैक। ठीक है। अब उस पेन को हमने किस तरीके से रिड्यूस करना है, अपनी अपर बैक को किस तरीके से स्ट्रेच करना है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। अच्छा, अब ये बताइए कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसके अंदर लोगों को सीरियस इंजरी हुई एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से, और फिर पूरी दुनिया में इंजरी के बाद अगर कहीं पे सर्जरी रिक्वायर्ड हो तो फिर पोस्ट सर्जरी जो है वो फिजियोथेरेपी कंसिडर की जाती है, और वो फिर उसको हील करने में ज़्यादा मदद देती है। लेकिन हमारे यहाँ शायद अवेयरनेस नहीं है, लोग समझते हैं कि सर्जरी ही एक्चुअली फाइनल ट्रीटमेंट है और उसके बाद शायद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो शायद जो पेन है वो पेन किलर से सही हो जाएगा तो वो रिकवर कर जाएगा एरिया, जैसे किसी की टेनिस एल्बो है या किसी और का प्रॉब्लम है जॉइंट्स में, नी जॉइंट्स के अंदर अगर है। क्या ये बात सही है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम हील हो जाता है, वरना कुछ जगह पर इतना स्वेयर पेन हो जाता है कि फिर वो यूज्ड टू हो जाते हैं कि उनको पेन किलर्स लेने पड़ते हैं? ये जरा बताइए कि यहाँ पे फिजियोथेरेपी किस हद तक काम करती है? देखें, सबसे पहले तो बिल्कुल आपने सही कहा कि पोस्ट सर्जरी लोग यही समझते हैं, बल्कि लोग के अक्सर अवामिल भी यही इसी की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि आप इसको खुद ही आहिस्ता आहिस्ता बेंड करेंगे ये खुल जाएगा। लेकिन होता यह है कि अभी मैं अगर आपको एक केस डिस्कस करूं,
रिसेंटली एक ऑर्थोपेडिक केस था, उसके अंदर सर्जरी के बाद उनको कहा कि आप आहिस्ता से अपनी लेग को बेंड करते जाएं। उनकी नी की सर्जरी थी, लेग को बेंडिंग करेंगे तो खुद ही हो जाएगी। तो क्या हुआ कि 3 महीने का उनको इमोबिलिटी टाइम पीरियड दे दिया। 3 महीने के बाद जब उन्होंने अब अपनी लेग को बेंड करना शुरू किया, अब मसल जो है वो इससे यूज टू हो गए कि वो बेंड नहीं हो सके। जाहिर है वो पेनफुल कंडीशन होगी और अब उनको इसी कंडीशन के साथ चलना होगा कि ये जो प्रॉब्लम है, मतलब अब उनकी नी जो है वो बेंड नहीं हो सकता। 3 महीने एक ब्रॉड टाइम होता है और उसके बाद फिर जब उसको बेंडिंग किए जाए तो बेंडिंग इजी नहीं होगी, हो जाएगी लेकिन इजी नहीं होगी, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ जाहिर है फॉल्ट रह जाएगा। इसके अलावा टेनिस एल्बो की बात की जाए या फिर कोई भी एल्बो इंजरीज होती है या मोस्ट कॉमन इंजरी स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा जो है वो शोल्डर इंजरी ही होती है। शोल्डर इंजरी और नी इंजरी होती है, तो उसके अंदर समटाइम्स सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन जैसे कि अगर हम स्पोर्ट्स के हवाले से देख रहे हैं तो शाहीन शाह अफरीदी को जब नी इंजरी हुई थी तो उन्होंने सर्जरी की तरफ नहीं गए, वो रिहैब की तरफ गए। जब उन्होंने रिहैब कंपनी कंप्लीट करवाई उसके बाद फिर वो दोबारा आपको मैच में खेलते हुए नजर आए। ठीक है। तो इस तरह रिहैब की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है कि सर्जरी को भी समटाइम सबसाइड कर देती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों में जो कैपेबल होते हैं, जिनकी बॉडी उससे यूज टू होती है। जो बिल्कुल लीन बॉडी होगी उसमें फिर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। पोस्ट सर्जरी की आप बात कर रहे थे, सिर्फ पोस्ट सर्जरी ही फिजियोथेरेपी नहीं, प्री ऑप भी होती है, यानी कि ऑपरेशन से पहले भी बॉडी को थोड़ा यूज टू किया जाता है। एक बहुत मशहूर सर्जन है, तो क्या कहते हैं कि 3 महीने पहले से आप फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करवाएं नी रिप्लेसमेंट से पहले, और आफ्टर 1 मंथ करवानी पड़ेगी, क्योंकि पेशेंट का माइंडसेट होता है कि हमने सर्जरी करवा ली, अब हम बिल्कुल ठीक हो गए, अब हमें कोई फिजियोथेरेपी नहीं करवाएंगे। तो उसमें उसको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि अच्छा फिजियोथेरेपी के भी सेशंस होंगे। तो लेकिन फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है आफ्टर ऑपरेशन और इसको बिल्कुल निगलेक्ट ना किया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स आजकल हो रही हैं। अब आजकल पूरी दुनिया में ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के आने के बाद लोग ज़्यादा कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं और उसमें जिस तरह के क्रैक्स वो निकाल रहे हैं, जिस तरह की डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं ना, वो बड़ी अट्रैक्टिव है। तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम का हल है, और कुछ जगह पर हम देखते हैं कि किसी के पैर में कोई फॉल्ट है या बाय बर्थ अगर वो ठीक नहीं है, उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट उसको ठीक कर देती है। ये बात किस हद तक सही है कि ये 100% इफेक्टिव हो सकती हैं, और बाय बर्थ अगर किसी की जो बोन्स में कोई डिफेक्ट है या शेप थोड़ा एंगुलर है ये ठीक हो जाता है, ये किस हद तक सही है? बात फरमाइए। देखें, इसको हम 100% सही तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट 100% क्योर की तरफ नहीं लेके जाता। सेकंड ये कि एक चीज, अगर बाय बर्थ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है उसको, तो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी के साथ रिकवर करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने फॉर एग्जांपल 1 सेशन लिया और उसके अंदर उसने आपकी हड्डी सही से बिठा दी। या तो मस्कुलर वीकनेस होगी तो उसकी बोन वीक होगी। जहाँ बोन वीकनेस है, जॉइंट वीकनेस है, वहां तो बिठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ जॉइंट वीकनेस नहीं है, एक लॉन्ग टाइम हो गया, जैसे मैंने आपको बताया हो जाता है, जो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि 3 महीने एक पेशेंट की कंडीशन को हुए, तो वो रिकवर उसको होने में मुश्किल हो रही है स्टिल। तो एक मैं रिसर्च पढ़ा था रिसेंटली कि कायरोप्रैक्टिक जो है ना, अगर उसमें से जो क्रैक्स निकलते हैं, तो क्रैक जो है ना वो दरअसल ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर क्रैक्स आ गए तो बिल्कुल ठीक हो गया। क्रैक जो है वो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। असल उसकी अलाइनमेंट सोल्यूशन है कि उसकी अलाइनमेंट नॉर्मल हो रही है या फिर दोबारा नॉर्मलिटी की तरफ जा रही है, ठीक है, ठीक है। अब हमारी स्पाइन है बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि उसको दोनों साइड से मसल्स ने कवर किया हुआ है, ठीक है। अब अगर वन साइड वीक होगी तो हमारी स्पाइन थोड़ी सी टिल्टेड हो जाएगी, जैसे कि हम स्ट्रेट पोस्चर में बैठे हुए और डिफॉर्मिटी होती है तो फिर यूं बैठना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो स्पाइन है वो इस तरफ से पुल डाउन हो रही है, यानी कि इसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। अब इसको हमने इन लाइन करना होता है। उसको हम जो मैनेजमेंट करते हैं वो फिजियोथेरेपी के अंदर स्ट्रेचिंग्स के साथ करते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं। लेकिन जो कायरोप्रैक्टिक होती है वो चूंकि इतनी फास्ट होती है, विद इन अ मिनट वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो उसमें मसल की स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं हो पाती, ठीक है। अलाइनमेंट सही हो गया, मसल स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं हो, दोबारा स्पाइन जो है वो टिल्ट होना शुरू हो जाएगी डिफॉर्मिटी की तरफ। बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए भी जो है एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी तरफ आ रहा था, एग्जैक्टली 15 to 45 इयर्स की जो एज है, इसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना वो प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि बोन्स वीक हो जाती हैं 45। ठीक है डॉक्टर ने ये बड़ा डिटेल टॉपिक है। आज तो हमने इन जनरल बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात किया, लेकिन इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड हम एक काम ये करेंगे कि जैसे अभी आपने फ्रोजन शोल्डर को डिस्कस किया, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड प्रोग्राम हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि अवेयरनेस देना ज़रूरी है लोगों को कि कैसे क्योर किया जा सकता है। और इसमें कुछ सर्टन मूवमेंट्स होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी अभी बात कर रहे हैं कि हर चीज़ हमारी रीच में है। कुछ चीज़ों में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हमें अपनी रीच को बढ़ाना होता है,
तो ये प्रैक्टिसेस कैसे की जा सकती हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आगे चल के जो ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है उसको जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।